देखिए, समझाने वालों की समस्या क्या है, उनके पास रेडीमेड आंसर्स हैं। रेडीमेड आंसर कभी काम नहीं आते। मैं यही कह रहा था कि इसीलिए अलाइव प्रेजेंस नीडेड है, हमेशा चाहिए होती है। रेडीमेड से कभी काम नहीं, क्योंकि ये जीवन है, ये अलाइव है। इसीलिए भारत में हम आग को इतना महत्व देते हैं। मैंने कई बार इसकी चर्चा की। पूजा में आग जलती है, आग का मतलब है अलाइव, इट्स बर्निंग ऑल द टाइम। तो पुरानी चीज़ें काम नहीं आएंगी, वो कितनी भी अच्छी हों, कितनी भी अच्छी हों, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अच्छे और कम अच्छे का संघर्ष नहीं है, ये जीवंत का संघर्ष। तो हमको अपने आसपास जीवंत लोग चाहिए होंगे। रेडीमेड आंसर्स के जितने भी कल्ट हैं वो सब काम नहीं कर पाएंगे। बहुत कोशिशें करी लोगों ने, बहुत फॉर्मेट बनाए, बड़े उत्तर बनाए, बड़ी किताबें बनाई, ऐन मौके पे कोई काम नहीं आती। फिर कोई बच्चा खड़ा हो जाता है, फिर उसके अंदर सब वही उधेड़-बुन, वही उलझन, वही समस्याएं। लेकिन जब अलाइव आंसर्स मिलते हैं और उसकी ऊर्जा टकराती है किसी से, तो उत्तर मिल जाता है। अब जैसे पहले प्रश्न की बात थी, हमारे यहाँ कई बार कई मित्रों का ये अनुभव है, उनको बिल्कुल सटीक समाधान मिल जाता है, लेकिन उनसे पूछो कि क्या, तो कहते हैं ये नहीं बता सकते क्या, लेकिन अंदर सब सेटल्ड हो गया है। अब वो बेचैनी, उलझन, वो उहापो, वो द्वंद्व नहीं रहा, लेकिन शब्दों में उत्तर नहीं दिया गया, शब्दों में वो नहीं बता सकते। शब्दों में तो रेडीमेड आंसर उनको मिल जाएगा, और रेडीमेड आंसर से काम नहीं चलेगा। ऐसे एक बार एक युवक मेरे पास आया, ऐसी ही गुत्थी लेकर, अक्सर आध्यात्मिक लोगों को उठती हैं। उसने पूछा, मुझे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, साधना में उसका क्या उपयोग है या नहीं है। मैंने कहा तुमको ज़रूर करनी चाहिए। उसने कहा आपने तो नहीं करी। मैंने कहा मैं किसी से पूछने भी नहीं गया था। मैंने कहा तुम पूछने आए हो, इसका ही मतलब है कि तुम्हारे अंदर संभावना खुली हुई है, तो उस संभावना पे चलना ही तुम्हारे लिए उचित होगा। ये साहस हमारे अंदर होना चाहिए अपनी बातों को समझने का। अब जैसे पहला प्रश्न, अगर उस बच्ची को मुझे प्रश्न देना हो कि डिजायर्स करें या ना करें, तो मैं कहूँगा करो। डिजायर्स में जाओ, उनको देखो, क्योंकि अगर उनको न करने की स्थिति होगी तो वो प्रश्न ही नहीं खड़ा होगा। मोक्ष क्या है क्या नहीं है, ये तो मोक्ष में पहुंचे हुए महात्मा भी नहीं बता पाते। कोई ऐसा महात्मा आप लाइए जो मोक्ष को उपलब्ध हो और उससे पूछो कि मोक्ष क्या है। मुझे नहीं लगता कि आपको कन्विंस कर पाएगा, मुझे आज तक कोई नहीं कर पाया, क्योंकि वो बताने की बात ही नहीं है, वो तो अनुभवगत है। कुछ चीज़ें भारत ने अज्ञेय में डाली, अननोएबल। अननोएबल को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, क्या बताओगे उसके बारे में। तो कई बार वो एब्सर्ड सी बातें, एब्स्ट्रैक्ट सी बातें होकर रह जाती हैं। जिसने जीवन को ठीक से देख लिया, उसकी व्यर्थता को, उपयोगिता को, वो मुक्त है। अलग से कौन सी मुक्ति है, कोई वो अलग ट्रेन का डिब्बा थोड़े अलग स्टेशन पे जोड़ देंगे। मुक्ति कोई स्पेशल कोच नहीं है कि किसी स्टेशन पे अटैच कर देंगे ट्रेन में। वो तो जा रही ट्रेन है और उसी जर्नी में ही कभी समझ में आ जाता है। दैट इज रियलाइजेशन। मुझको ऐसा लगा कि कहीं उसको पेरेंटल हैरेसमेंट लगती है, पढ़ो बड़े हो जाओ। वही रेडीमेड आंसर। इसीलिए तो उसके मन में मुक्ति की आस नहीं जगी। बिल्कुल, मुक्ति की आस तभी जगती है। मैं विश्वविद्यालय में जितने दिन रहा और फॉर्चुनेटली हॉस्टल में रहने का मौका मिला, तो बड़े स्टूडेंट के साथ रहने का, एग्जाम के टाइम
अगर सर्वे कराया जाता, सर्वेक्षण कराया जाता स्टूडेंट्स का, लड़के लड़कियों का, तो उसमें से 99% डीपली स्पिरिचुअल सीकर हो चुके होते थे। क्या है ये जीवन, क्या उपयोगिता है, पढ़ के भी क्या होना है, कहाँ पहुँचेंगे, और नौकरी कर लेंगे तो क्या मिलेगा, पास हुए फेल हुए उसका क्या मिलना जाना। आत्मा, शांति और तरह तरह के जिस पे जिस कल्ट का प्रभाव होता था, उस बाबा की फ़ोटो आ जाएगी वहाँ पर। जो लड़के कभी मंदिर की मुंह नहीं किए होते थे वो उस दिन मंदिर जाते दिखाई देंगे, कोई ध्यान में बैठे दिखाई देंगे, कोई निष्क्रिय, सक्रिय, और जितने भी उनको समझ में रेडीमेड अवेलेबल होते हैं सब करते हुए दिखाई देंगे। आध्यात्मिक किताबें निकल आएंगी, और मैंने तो बहुत नज़दीक से देखा, मुझे ताज्जुब होता था जिस समय उनको कोर्स की किताब पढ़नी चाहिए एग्ज़ाम में जो उनको आने वाला है, उस समय स्पिरिचुअल लिटरेचर, कई मास्टर्स की किताबें सब टेबल पे सजी हुई हैं, बीच बीच में पढ़ी जा रही हैं और अंडरलाइन की जा रही हैं, सब उभर आया स्पिरिचुअल सीकिंग, वो भय से निकली हुई। तो ऐसे अध्यात्म का कोई मतलब नहीं है जो भय से निकलता है, बहुत सारे लोगों में निकलता है। वास्तविक रूप में जिंदगी को देखने से जो चीज़ उभरती है वो टिकती है। अब जैसे प्रश्न के उत्तर की बात पहले प्रश्न में थी, तो मेरी डिवाइस यही है कि कई बार लोग आते प्रश्न पूछते हैं, मैं टाल जाता हूँ, फिर वो नहीं पूछते। मेरा कहना होता है तुम्हारे प्रश्न की इंटेंसिटी ही नहीं थी, तुम उस पर टिक ही नहीं पाए। कभी लोग लिख के भी देते हैं, तो इंटेंसिटी जब मुझे पता होती तो मैं तुरंत ले लेता हूँ उस उत्तर को। कई प्रश्न मेरे पास पड़े रहते हैं, 6-6 महीने बाद उनके उत्तर देता हूँ, अगर वो व्यक्ति टिका रहा। तो अपना प्रश्न भी जब हम पूछते हैं तो सवाल ये होता है उसमें इंटेंसिटी कितनी है। तो अगर उसमें इंटेंसिटी है तो उसका उत्तर मिलेगा। कई बार हमारे प्रश्न भी इतने कैजुअल होते हैं कि इंटेंसिटी ही नहीं थी, आज पूछा खो गया। तो सोचें कि उस पर हमको उसका समाधान अगर मिल भी जाए तो समाधान भी कितने वजन का होगा। कोई आध्यात्मिक खोज, कोई चीज़ चुभ जाए आपके अंदर तो वो चुभी ही रहनी चाहिए, वो आपकी नींदें उड़ा सकती है। लेकिन आप टहलते टहलते आए मूंगफली खाते हुए और आपने पूछा कि इनलाइटनमेंट कैसे होता है, इनका बैठो भी बताते हैं। मूंगफली अभी ख़त्म भी नहीं हुई और इनलाइटनमेंट ख़त्म हो गया। ऐसे इनलाइटनमेंट तो मूंगफली के भाव मिलेगा। कोई प्रश्न जब चुभ जाए आपके अंदर, बेचैन कर दे आपको, कोई भी प्रश्न हो, तो उसका समाधान तो पूरा अस्तित्व उठा कर दे देगा। हमेशा छोटी बड़ी कोई भी बात हो, अगर किसी के अंदर वो थोड़ी हलचल पैदा कर दे तो निश्चित है अस्तित्व उसका समाधान उपलब्ध करा देता है, रास्ते खोल देता है। लेकिन हम उतनी इंटेंसिटी भी किसी चीज़ में नहीं डालते, उतनी तीव्रता भी नहीं डालते। भय थोड़ी दूर चलाता है और भय हट जाए तो चीज़ें विदा हो जाती हैं। खोज के अलावा, आध्यात्मिक खोज के अलावा जो मेरा अनुभव दूसरी चीज़ का है वो भी बड़ा खतरनाक है कि 99% संसार का जो प्रेम है वो भय के कारण, आतंक के कारण, लोग डरे हुए हैं इसलिए एक दूसरे के पास है। किसी भी बात से डरे हों, अकेलेपन से, अपने आप से, अपनी परिस्थितियों से, कोई भी भय, कभी सामाजिक भय, कभी व्यक्तिगत भय। लेकिन क्या भयग्रस्त लोग प्रेम में हो सकते हैं? भय और प्रेम का तो 180 डिग्री का डिफरेंस है। भय का समाप्त होना ही प्रेम का होना है। कई बार सोशल क्राइसिस में आप देखिए लोग कितने प्रेमी हो जाते हैं एक दूसरे के। कोई राइट हो जाए, दंगा हो जाए, कोई मुश्किल आ जाए, सबका प्रेम निकल कर बाहर आता है। सब लोग एक दूसरे का ख्याल रखने लगते हैं, पूछने लगते हैं। लेकिन वो क्राइसिस ख़त्म होने के बाद सारा प्रेम नदारद हो जाता है, क्योंकि वो क्राइसिस से, आतंक से पैदा हुआ था। तो कुछ बड़े आतंक जो हमको जल्दी नज़दीक लाते हैं, इंस्टेंट
लेकिन कुछ छोटे छोटे टेरर जो लगातार हमारी साइक में है, जहन में है, वो हमको नज़दीक लाते हैं। तो वो जो प्रेम है वो कंटेमिनेटेड होता है, वो कभी सशक्त नहीं होता। अर्थात अगर कोई दो ऐसे व्यक्ति जिनको कोई भय नहीं है और वो साथ में हो तो उनका प्रेम अलग ही कोटि का होगा, लेकिन आमतौर से ऐसा कम होता है। इसीलिए संसार में प्रेम की इतनी कमी दिखाई देती है। जबकि अगर आप ढूंढने जाइए तो हर व्यक्ति बड़ा प्रेमी है। किस घर में प्रेम की कमी है आप बताइए? अगर आप सर्वे करें तो कौन घर कहेगा कि आपस में लोग प्रेम नहीं करते? अगर इतनी यूनिट्स, इतनी इकाइयां प्रेम में डूबी हैं तो कलेक्टिव प्रेम तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन कलेक्टिव प्रेम की जगह पर तो संशय, वायलेंस, हेट और सारे बिखराव ही नज़र आते हैं। तो ऐसा क्यों? कि सब्स्टिट्यूट इंटेंसिटी जब तक नहीं होगी किसी चीज़ में, उसका समाधान नहीं आएगा। ये कहने का मतलब।